रहीम स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथ कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। हम इसका स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सेकंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 7, लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर में टॉपिक स्टार्ट किया था वेक्टर इन स्पेस। तो हमने स्पेस का वेक्टर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्पेस के वेक्टर में हमने डिस्कस किया था ऐसा वेक्टर जिसके इस तरीके से 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई जी, और इस तरीके से ब्रैकेट में हम लिख दें तो ये हमारा वेक्टर इन स्पेस बन जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्पेस के वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक वेक्टर u गिवन है i प्लस 2j माइनस के, और एक वेक्टर हमारे पास v है 3i माइनस 2j प्लस 2k, और एक वेक्टर हमें w दिया हुआ है 5i माइनस j प्लस 3k। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने 3v प्लस w इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम 3v प्लस w सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर उसके बाद हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यानी कि हमारा जो टारगेट है, पहले हम v को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर w हम ऐड कर देते हैं। तो ये देखते हैं कि 3v प्लस w यानी कि 3 इंटू v हमारे पास गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3 इंटू वी आ गया, और प्लस w भी हमारे पास गिवन है 5i माइनस j प्लस 3k। तो जैसे ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था 3 इंटू ये हमारा v आ गया, और प्लस इसके अंदर हमने w को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9i माइनस 3 2 ज़ा 6j प्लस 3 2 ज़ा 6k आ जाएगा। और ये जो w दिया हुआ है 5i माइनस j प्लस 3k, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। तो अब इसके जो एक जैसे कंपोनेंट हैं वो आपस में हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 9i और प्लस का 5i, तो ये हमारे पास 14i बन जाएगा, और माइनस 6j और माइनस j, तो ये हमारे पास माइनस 7j आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और प्लस 3, तो ये हमारे पास 9k बन जाएगा। तो ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने 3v प्लस w ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब ये जो हमारे पास 3v प्लस w आ गया, तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट्स वही मेथड है। सबसे पहले जो i कंपोनेंट है, i कंपोनेंट इसका 14 है, इसका स्केयर ले लेंगे, प्लस इसका जो j कंपोनेंट है माइनस 7, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस k कंपोनेंट वो 9 है, इसका स्केयर और अंडर रूट आ जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड का लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो 14 है इसका स्केयर 196, और माइनस 7 का स्केयर प्लस 49 हो जाएगा, और 9 का स्केयर 81 हो जाएगा। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे ये 326 और अंडर रूट, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3v प्लस w हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, फिर हमने उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल ली। तो इसी तरीके से आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम हमारा एक आर्टिकल है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो फिर डेफिनेशन के बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम
ये एक्स वाई जी यानी कि एक रेफरेंस बना लेते हैं स्पेस का। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जी है। ये हमारा 3 डायमेंशन फ्रेम है, यानी कि ये हमारी स्पेस है। अगर स्टूडेंट फर्ज किया हमारे पास एक स्पेस का वेक्टर है ओ पी, जो हम v की इक्वल ले लेते हैं, और ये जो ओ पी है इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, क्योंकि ये स्पेस का वेक्टर है तो इसके इस तरीके से 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये जो स्पेस का वेक्टर है हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ये जो स्पेस का वेक्टर है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और जी एक्सिस क्योंकि ऊपर है ये ऊपर से इस तरीके से वेक्टर के ऊपर आ जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जी एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है। तो ये हमारे पास एक स्पेस का वेक्टर है ओ पी, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जी एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर के हमने एंगल बनाए हैं विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये इसके डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ अगर हम पहले देखते हैं कि लेट हमने ये किया है कि ओ पी हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने v के इक्वल लिया है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, ये 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। ये जो हमारा स्पेस का वेक्टर है मेक्स एंगल, ये हमारे एंगल बना रहा है। कौन कौन से एंगल हमने लिए हैं, एक्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ये 3 एंगल हैं, और ये जो एंगल हैं ये बना रहा है वो विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ 3 एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स हैं हमारे, देन दीज एंगल्स, ये जो हमारे एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा आर कॉल्ड, हम इन्हें कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी, ये जो वेक्टर है हमारा ओपी, ये ओपी के डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। यानी कि जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं एक स्पेस का वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम इन डायरेक्शन एंगल्स को अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यानी कि अगर हम यूँ कर लें कि देन द नंबर्स, यानी कि हम नंबर ले लेते हैं इन डायरेक्शन एंगल को कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, यानी कि जो हमारे डायरेक्शन एंगल हैं अगर हम इनके साथ कॉस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इनका कॉस ले लेते हैं, आर कॉल्ड, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। समझ आ गई? यानी कि जो डायरेक्शन एंगल है अगर हम इसका कॉस ले लें यानी कि कोसाइन ले लें तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। और फर्दर स्टूडेंट्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इसे हम एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं, यानी कि जो एल है ये स्टूडेंट्स हमारा कॉस अल्फ़ा के इक्वल होगा, और एम ये हमारा कॉस गैमा कहलाता है, और ये जो एन है ये हमारा जो एम है ये कॉस बीटा कहलाता है, और जो एन है ये हमारा कॉस गैमा। ठीक हो गया? ये हमारी डायरेक्शन कोसाइंस बन जाती हैं। अगर हम डायरेक्शन एंगल को कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हमारी डायरेक्शन कोसाइन, और फर्दर जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं ये एल एम और एन से डिनोट हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ये तो हमने डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेस का वेक्टर है तो हमने उसकी डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए इसका फार्मूला देखते हैं। फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पेस का वेक्टर है v, यानी कि वो हमारे पास एक्स वाई जी
इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि अगर हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, जिसे हम कॉस अल्फा कहते हैं। तो अगर आपने कोई स्पेस का वेक्टर हमें गिवन है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो उसका तरीकाकार ये है कि उस वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट एक्स और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहली डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने एम यानी कि कॉस बीटा ये फाइंड आउट करना है तो इसका तरीकाकार ये है कि जो गिवन वेक्टर होगा उसका सेकंड कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे हमने डिवाइड कर देना है। और इसी तरीके से अगर हमने एन या कॉस गैमा ये अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर का जो तीसरा कंपोनेंट है जी, तो हम उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगी। यानी कि किसी भी वेक्टर की अगर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो जिस तरीके से हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो बेसिकली जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो इसी तरीके से यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ही होते हैं, क्योंकि हमने उस वेक्टर के कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला है। तो नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन की स्टूडेंट्स जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसको मैं DCS से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस की जा सकती हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन की, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, यानी कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर और सम करें तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर मैं कोई से 3 नंबर अगर आपको दे दूं और आपसे ये कहूं कि चेक करें ये डायरेक्शन एंगल है या नहीं है, तो हम उसका स्क्वायर और सम करेंगे। अगर उसका स्क्वायर और सम जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है तो वो जो नंबर होंगे वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको एज ए रिज़ल्ट अपने याद रखना है। सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन होती हैं 1 0 0। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी डिस्कस की जा सकती हैं। वैसे भी रिजल्ट याद रखना है कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन होंगी वो 1 0 0 होंगी। और इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस हैं इसकी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं 0 1 0। ये भी इसकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जी एक्सिस, जो जी एक्सिस है इसकी डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होती हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोसाइन कहलाती हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड इसकी डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी ये है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर हमारे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो देन दे हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। फिर उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो सेम होंगी, यानी कि पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन भी बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने ये डायरेक्शन कोसाइन के हवाले से पैरेलल वेक्टर का अपने रिज़ल्ट याद रखना है। अगर दो वेक्टर्स हमारे स्पेस के पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की जो डायरेक्शन कोसाइन होंगी वो सेम होंगी। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन का हमारा आर्टिकल्स था, तो इसका हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसको निकालने का फार्मूला भी देख लिया और डायरेक्शन कोसाइन की कुछ हमने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3
एक्सरसाइज का देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v। हमारे हमने एक वेक्टर v, जैसे सेकंड पार्ट हम इसका ले लेते हैं। वेक्टर v हमारे पास है i माइनस जे माइनस के। इस v वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और सेकंड हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेक्टर v की स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसान सी है। तो इसका जो i कंपोनेंट है, जैसे 1 है, उसका स्केयर आ जाएगा, प्लस j कंपोनेंट वो हमारा -1 है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस k कंपोनेंट वो हमारा -1 के इक्वल है, इसका स्केयर और अंडर रूट। यहाँ पे 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 है, उसका स्केयर भी -1। तो ये 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास 3 अंडर रूट आ जाएगा। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो मैग्नीट्यूड के बाद नेक्स्ट हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है वेक्टर v की। अभी हमने डिस्कस किया है जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एल एम एन से भी डिनोट करते हैं, या कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा या कॉस गैमा से भी डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है। जो पहली डायरेक्शन कोसाइन एल या हमारा कॉस अल्फ़ा है, उस वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट है और डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर v है, देखें इसका जो i कंपोनेंट है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमने इसके ऊपर फाइंड आउट की हुई है, ये हमारे पास 3 अंडर रूट। तो ये पहली डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने m निकालना है तो इसका फार्मूला होता है उस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास v गिवन है, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है यानी कि j वाला कंपोनेंट, ये -1 के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमने इसकी निकाली है, वो 3 अंडर रूट के इक्वल है। इसी तरीके से उस वेक्टर का जो n है या कॉस गैमा जिसे हम कहते हैं, वो z/v का मैग्नीट्यूड यानी कि उस वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट। और ये जो वेक्टर v है, इसका जो तीसरा कंपोनेंट है स्टूडेंट, ये -1 के इक्वल है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन आ गई हैं। अगर जस्ट इसकी डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए कहता है तो फिर भी हमें इसकी मैग्नीट्यूड तो निकालनी पड़ती। मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम निकाल लेंगे, फिर उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन को साइन LMN आ जाएगी। तो इसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। उसके अंदर भी हमने डायरेक्शन कोसाइन, पहले हम डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक 3 है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है। और इसका जो थर्ड पार्ट है, हमने डायरेक्शन कोसाइन PQ की निकालनी है। और उसके लिए हमारे पास P गिवन है 2, 1 एंड 5, और Q भी हमारे पास गिवन है 1, 3 एंड 1। ये दो वेक्टर दे दिए हमें, पॉइंट्स दे दिए हैं P और Q। हमने PQ की डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम PQ निकालेंगे, यानी कि Q में से P को माइनस कर देंगे। जब हमारे पास PQ वेक्टर आ जाएगा फिर हम उसकी डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम PQ निकाल लेते हैं। PQ का मतलब ये हमने डिस्कस किया था, Q माइनस P। Q हमारे पास 1, 3, 1 के इक्वल है, माइनस P हमारे पास 2, 1 एंड 5 है। तो यहाँ पे उसी तरीके से माइनस कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 1 है और इधर से फर्स्ट 2 है, तो 1 - 2, और सेकंड हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 3 - 1 आ जाएगा। और यहाँ से थर्ड हमारे पास 1 है और यहाँ से 5 है, तो ये 1 - 5। तो ये हमारे पास जो PQ है, यानी कि 1 में से 2 गया, ये -1 आ जाएगा, और 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, और 1 - 5 ये -4 हो जाएगा। फिर फर्दर हम इसको IJ फॉर्म में लिख लेते हैं, -I और +2J और ये -K। तो ये हमारे पास वेक्टर PQ सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब PQ आ गया है, तो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसकी डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करनी है।
तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पी क्यू की सबसे पहले मैग्नीट्यूड में जो इसका आई कंपोनेंट है वो -1 है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस जे कंपोनेंट वो हमारे पास 2 है, इसका स्केयर आ जाएगा, और इसका के कंपोनेंट -4 के इक्वल है, इसका स्केयर और अंडर रूट। यहाँ पे -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और -4 का स्केयर +16, और 16 + 4 20, और ये 1 तो ये 21 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली। मैग्नीट्यूड के बाद अब हम इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN निकाल लेते हैं। तो ये भी फार्मूला हमने डिस्कस किया है, जो L होता है उस वेक्टर का पहला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर PQ है इसका जो पहला कंपोनेंट यानी कि आई कंपोनेंट है ये -1 है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वो हमने अभी निकाली है 21 अंडर रूट। इसी तरीके से जो M है उस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सेकंड कंपोनेंट PQ का वो हमारा 2 के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वो हमारी 21 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से जो N है ये हमारा उस वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट यानी कि K कंपोनेंट -4 है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन आ गई है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन के 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, और जबकि ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा +1 इंटू जे +2 के, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 3 के इक्वल है। तो हमने अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है तो हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है, हम भी इसकी मैग्नीट्यूड लेके 3 के लिए 3 के इक्वल रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे अल्फ़ा के लिए, तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे इसकी मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसकी वैसे ही मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो देखें इसकी मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेंगे, इसमें जो आई कंपोनेंट है इसका वो हमारा अल्फ़ा की इक्वल है। तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट अल्फ़ा का स्केयर आ जाएगा, प्लस सेकंड कंपोनेंट अल्फ़ा +1 का स्केयर आ जाएगा, और थर्ड कंपोनेंट इसका 2 है, इसका स्केयर और अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला और गिवन जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये 3 के इक्वल है। तो हमने भी इसकी मैग्नीट्यूड लेके हमने इसको 3 के इक्वल कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट को सॉल्व करने के लिए हम इसकी स्केयरिंग कर लेंगे बोथ साइड। तो स्केयरिंग करने से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा +1 का स्केयर और 2 का स्केयर, अंडर रूट किसका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ी सा और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा +1 का स्केयर खोलेंगे तो ये अल्फ़ा स्केयर 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, +2 अल्फ़ा, और यहाँ से 2 का स्केयर 4 और 9 इधर आके -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब एक जैसी टर्म में इसकी ऐड कर लेते हैं, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर, ये हमारे पास 2 अल्फ़ा स्केयर, और यहाँ से एक अल्फ़ा वाली वैल्यू है हमारे पास 2 अल्फ़ा, और 1 और 4 5 में से 9 गया, ये हमारे पास -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आंसर आया तो इसमें 2 कॉमन है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल, अल्फ़ा और 4 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे -2 बाकी बच जाएगा। तो ये जो लास्ट इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास आई है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक, ये हमारी क्वाड्रेटिक है अल्फ़ा स्केयर के अंदर। तो अल्फ़ा के अंदर क्वाड्रेटिक है तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो अल्फ़ा स्केयर इसके फैक्टर बनेंगे -2 अल्फ़ा और प्लस का अल्फ़ा और -2 वैसे का वैसा। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म है यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ से अल्फ़ा और -2 बच जाएगा। ये जो सेकंड 2 हैं यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा -2 आ जाएगा।
अब इन दोनों में से अल्फ़ा -2 कॉमन और अंदर हमारे पास अल्फ़ा +1, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं तो अल्फ़ा -2 या तो ये 0 हो जाएगा, अल्फ़ा +1 या तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैग्नीट्यूड थी, हमने इसको 3 के इक्वल रख के अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आसान एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन किया था, तो उसी तरह यहाँ पे एक वेक्टर v हमें दिया हुआ है i + 2j - k। हमने इसकी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें कहता है कि इस v की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ई हेड बी द यूनिट वेक्टर। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये जो v है हमारा, इसकी डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है वो हम ई हेड ले लेते हैं। फर्दर स्टूडेंट, जो यूनिट वेक्टर है ई हेड, इसका निकालने का फार्मूला वही जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस v का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए उसी तरीके से इस वेक्टर का i कंपोनेंट वो 1 है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस j कंपोनेंट हमारे पास 2 है, इसका स्केयर, प्लस k कंपोनेंट -1 है, इसका स्केयर और अंडर रूट। यहाँ पे 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 और -1 का स्केयर +1 हो जाएगा। तो ये 4 + 1 5 + 1 6, ये हमारे पास इसकी 6 अंडर रूट इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है, वेक्टर जो v है हमारे पास वो i + 2j - k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने v की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है, हम उसका कोई नाम हमने ई हेड रख लिया था। हमने v का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट नहीं करना, हमने v की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर लेना है। तो हम इसको किसी ई हेड से डिनोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक लाइन और भी कर सकते हैं। ये जो 6 अंडर रूट है, ये आप i के नीचे अलहदा और 2j के नीचे अलहदा और -k के नीचे अलहदा। तो ये इस तरीके से इस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। तो हमने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, साथ ही हमने डायरेक्शन को साइन की, हमने डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए हैं।